अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हमारा मौजू जो है वो एक बहुत नामवर मुसव्विर हैं, साहिब असलूब मुसव्विर हैं, जमील नक्श। जी हाँ, जमील नक्श पर हम बात करेंगे। मैं थोड़ी सी बात जमील नक्श पे मैं कर लूँ तो उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत मुमताज़ आर्टिस्ट वसी हैदर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हम उनके साथ मौजूद हैं निगार खाना वसी हैदर में। तो जमील नक्श जो हैं वो 25 दिसंबर 1939 में पैदा हुए और वफ़ात उनकी 16 मई 2019 में हुई। और ये वफ़ात उनकी लंदन में हुई, सेंट मेरी हॉस्पिटल में हुई, जहाँ वो कुछ सांस और इस तरह की कुछ नमूनिया टाइप की सूरत हाल में मुब्तला हो गए थे। 80 बरस के करीब उनकी उम्र थी। जमील नक्श एक बहुत खूबसूरत आदमी थे। केरला में वो पैदा हुए थे, तक़सीम के बाद वो यहाँ आ गए थे और 1954 में 1954 में उन्होंने लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। लेकिन वो अपनी तालीम उन्होंने आर्ट की मुकम्मल नहीं की, बल्कि उसके बाद वो हाजी शरीफ साहब के पास चले गए। हाजी शरीफ जो हैं वो मिनिएचर के बहुत बड़े उस्ताद थे। इतने बड़े उस्ताद थे कि उस वक्त के जो हमअसर उनके असातिज़ा थे, जैसे चुग़ताई, अब्दुर्रहमान चुग़ताई, उस लेवल के आदमी थे, लेकिन ज़ाहिर है कि अपना नाम उनका नहीं हो सका। तो जमील नक्श ने उनसे मिनिएचर में तालीम हासिल की और उसके बाद जमील नक्श ने जो है वो अपने मुख्तलिफ मीडियम भी इस्तेमाल किए। लेकिन जो मीडियम उनका मार्जरीन हुसैन की नज़र में रहा वो था कि टेक्सचर, लाइट और स्पेस। उनका ख्याल ये है कि ये तीन ऐसे बुनियादी जहतें थी उनके फ़न की, जमील नक्श की, जिसमें उनकी सारी मुसव्विराना ज़िंदगी बसर हुई। और उनका ये भी ख्याल था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुसव्वरी के लिए ही वक्फ की, और ऐसा है भी। और जो उससे भी बड़ी अहम बात है वो ये है कि उन्होंने मुसव्वरी से ज़िंदगी भर मुसर्रत कशीद की। ये बहुत बड़ी बात है। तो जमील नक्श ने जो है वो औरत और कबूतर, ये दो तो इश्तिहार हैं उनके बहुत बड़े हैं, दो अलामतें तो उनके फ़न में बहुत बड़ी हैं। लेकिन उसके अलावा घोड़े भी पेंट किए उन्होंने, और मेहनत कश भी पेंट किए, और बहुत से और मज़ाहिर भी पेंट किए, फितरत के हों या इंसानी हवाले से हों। और औरत जो है वो जो हम सीप में देखते रहे, चूँकि सीप जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो एक अदब का और शेर व अदब का एक बहुत नुमाइंदा रिसाला था। नसीम दुरानी उसके मुदीर रहे। अच्छा, शरीक मुदीर भी रहे जमील नक्श, ये भी है। कई बरस तक नसीम दुरानी ने उनसे जो है वो उनको साथ शरीक मुदीर भी रखा। और जो टाइटल उन्होंने बनाए जमील नक्श ने, वो पूरी उर्दू अदब में फैले। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती थी तो उनके टाइटल बड़े मखसूस हुआ करते थे, बहुत मखसूस फ़िज़ा के साथ, कुछ कबूतर, औरत और औरत का एक ख़ास अंदाज़। लेकिन ये औरत और कबूतर वहाँ साकित नज़र आते रहे हैं, जबकि जमील नक्श ने औरत को कुछ लिबास और मुलबुसात से हट कर भी बहुत बनाया, और परिंदों को जो है या कबूतरों को परवाज़ करते हुए भी बहुत दिखाया। तो ये भी एक ख़ास बात है। और क्या था उनके फ़न में कि जमील नक्श ने जो है अपनी सारी ज़िंदगी जो अपना असलूब वज़ा किया और अपनी जो अलामतें और इख्तियारे वज़ा किए, और एक कोने में बैठे रहे। बहुत ज़्यादा उनका मेल मिलाप नहीं था। उबैदुल्लाह अलीम साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, नसीम दुरानी साहब से थी, और कुछ अदीबों से थी, और वो उनसे खुलकर बात भी करते थे। और उनकी गुफ्तगू, चूँकि मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सुना है कि उनकी गुफ्तगू बहुत कमाल की होती थी, जो शायरी, अदब और मुसव्वरी और मुसव्वरी के रुझानात, इन सब पर मुश्तमिल होती थी। और एक मुशक्क़ती आदमी भी थे, मालूम है कि वो ज़िंदगी भर रियाज़त में रहे और बहुत कुछ दिया उन्होंने फ़न मुसव्वरी को। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो फ़न में मुकाम है, वो मुकाम जो है वो बशीर मिर्ज़ा और सादक़ैन के करीब का है। ये दो ऐसे मुसव्विर हैं जो जमील नक्श जिनसे ज़ाहिर है इंस्पिरेशन भी ली, और वो उनके करीब आए। मुसव्वरी में वो कमाल हासिल किया उन्होंने, और पूरी दुनिया में उनकी पेंटिंग्स बिकी भी, उनका नाम भी हुआ, दुनिया भर में उनकी जो नुमाइशें भी हुई, और ख़ास तौर पर भारत में और मिडिल ईस्ट में उनकी नुमाइशें हुई, पाकिस्तान में भी हुई, और उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया गया वो पाकिस्तान की जानिब से, और सितारे इम्तियाज़ दिया गया। ये बातें तो सरसरी हैं जो मैंने की हैं उनके तारुफ़ के लिए, लेकिन बहुत सी गहरी बातें, ऐसी बातें जो एक उनके
बात के मुसव्विर हैं और एक ऐसे मुसव्विर हैं जिनका फ़न पर एक निगाह है और उनका काम जो है वो भी मुख्तलिफ जहतों में है। मेरी मुराद जो है वो वसी हैदर साहब से है और वसी हैदर साहब का जो एक उसलूबी और अलामती और इश्तिहाराती निज़ाम है मुसव्वरी में, वो उसमें एक इंस्पिरेशन की हल्की सी झलक जो है वो जमील नक्श की आती है। तो वसी हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ बातें इब्तदाई तौर पर जो है वो अर्ज़ की जमील नक्श साहब के हवाले से, और अब हम मज़ीद भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो एक सरसरी बातें कर दी, लेकिन एक मुसव्विर होने के नाते या अपने जिनसे आप एडमायर रहे उनके हवाले से उनके फ़न के बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो पहले ये कि आपका शुक्रिया, आपने मेरा चुनाव करा। पता नहीं क्यों मुझे इसका ऊपर बड़ा, क्योंकि आपसे बेहतर चुनाव मुझे मिल नहीं रहा, बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा एक मुसव्विर है कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि देखिए, जैसे जहाँ पर बात आ रही थी, आपने कहा कि वो डिवीजन के और लाइट के और इसके, तो असल में जो शाकिर अली थे वो हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि सरफेस जो है उसकी डिवीजन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, कि बैलेंस होना चाहिए तमाम चीज़। फिर तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें, यानी इलस्ट्रेशन जो है आप सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ ली, तो वो शाकिर अली स्कूल ऑफ थॉट के आदमी एक तरह से थे, और मैं खुद भी शाकिर अली स्कूल ऑफ थॉट का, ठीक है। जहाँ बात करी उस्ताद हाजी शरीफ साहब की, उस्ताद हाजी शरीफ तो एक बहुत बड़ा नाम है मिनिएचर में, और जहाँ वो अगर मतलब जमील नक्श जैसे एक जीनियस किस्म के आर्टिस्ट, उनका अगर कहीं तो उनके साथ में जैसे हुआ और उन्होंने मिनिएचर उनसे सीखा, कुछ भी करा, और फिर उन्होंने अपनी मिनिएचर्स के ऊपर कभी अपना नाम भी नहीं दर्ज करा, उनका ही नाम उनको हाजी शरीफ लिखा के शागिर्द। मैं जो जमील नक्श साहब की पेंटिंग्स देखता हूँ, तो जहाँ उसमें वो टेक्सचर जो कि बहुत बुनियादी अहमियत का हमें नजर आता है और सरफेस की डिवीजन नजर आती है, वहाँ एक बहुत मुझे जो इसके अलावा हटके एक चीज़ नजर आती है, वो ये है कि जमील नक्श साहब जो एक मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहे हैं, जो कि मिनिएचर का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कबूतर पेंट कर रहे हैं, तो कबूतर में उसकी आँख, उसके पंजे, उसके नाखून, वो मिनिएचर का हिस्सा है। इतनी डिटेल वर्क में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी उनकी। और मेरा ख्याल है अट्रैक्ट करने के बाद मतलब ये कि वो इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा काम करा उन्होंने, और बेइंतहा करा। जहाँ मशक्क़त का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करा था, बड़ी वो रियाजत के मामले में, वो रियाजत के मुशक्क़त से मुराद मेरी वो नहीं है कि काम किए जा रहे हैं, काम लेकिन दे नहीं कोई, ऐसा नहीं, वो फनी रियाजत है। वो मुझे हमेशा उनकी हर पेंटिंग में मुझे वो एक्सपेरिमेंट के आदमी नजर आया कि वो मुख्तलिफ तजर्बात करते रहे, और उन्होंने वो तजर्बात करे, और वो तजर्बात उनके इंतहाई कामयाब है। यही वजह है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने लगे। और अच्छा, इसमें ये भी बात बताइएगा वसी हैदर साहब कि इसमें जो उनके असरात हैं जमील नक्श के, शागिर्द अली से सिलसिला शुरू हुआ, जमील नक्श तक आया, लेकिन जमील नक्श के बाद भी तो सिलसिला आप देखते हैं कि हम असर जो आपके आर्टिस्ट हैं, ये फन मुसव्वरी है, उसमें उनके असरात बहुत ज़्यादा हैं। देखें, एक तो ये आर्टिस्ट के लिए मेरा ख्याल, मैं अपना ज़ाती मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं भी उसी किस्म का पेंटर हूँ, थोड़ी सी आज़ादी होना चाहिए, थोड़ी बहुत बल्कि अच्छी खासी आज़ादी मिलना चाहिए। जमील साहब को आज़ादी हासिल थी, या ये तो उन्होंने एक आज़ादी को अपना वो बना लिया था, तो उसकी वजह से जो कुछ भी वो पेंट करते रहे, जो कि आपने बेनवाज अगर कोई जी, तो वो चीज़ें थी। ये हर आर्टिस्ट है अपने घर में या अपने स्टूडियो में बैठ के, उसको माशरे का खौफ भी होता है, तो वो चीज़ें नहीं कर पाता, तो उन्होंने अपने तौर पर सेल्फ जो है ना वो फ्रीडम हासिल करी, और वो उन्होंने फ्रीडम के साथ में काम करा, और उस फ्रीडम का नतीजा ये हुआ वो एक इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए, और उसमें उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट करते हुए और बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ में चीज़ों को पेंट करा। मतलब औरत और कबूतर उनका मेन सब्जेक्ट था, घोड़े भी पेंट करे, उन्होंने बिल्लियाँ भी पेंट करी,
اور بھی جو شروع کا پیریڈ تھا اس میں تو اصل میں اور ہر چیز ایکسپیریمنٹ انہوں نے پنجرے میں جو ہے بند طوطا بھی پینٹ کرا، انہوں نے اپنے والد صاحب کا پورٹریٹ بھی بنایا، اس طرح کی چیزیں بہت ساری نظر آتی ہیں. تو وہ تو شروع کا پیریڈ تھا. لیکن بعد میں ان کے مشہور ہونے کے بعد پھر ان کی ایک مخصوص لائن، وہ ڈرائنگ کے بہت بڑا استاد تھے، ان کی پینٹنگ میں محسوس ہوتا ہے کہ لائنس پینٹنگ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ڈرائنگ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ورنہ اکثر و بیشتر مصور جو ہے نا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ڈرائنگ ہو گئی اب پینٹنگ شروع ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈرائنگ جو ہے وہ آخر وقت تک جو ان کی ڈرائنگ آخر وقت تک چل رہی ہے. اور میرے لیے جو ایک آپ نے بات کی ہے تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جمیل نقش صاحب سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ فوراً لندن چلے گئے تھے تھوڑے دنوں کے بعد میں. جمیل نقش صاحب نے جب پکاسو کو ٹریبیوٹ دیا اور یہاں کراچی میں، تو اس ٹریبیوٹ میں ایک ڈرائنگ تھی، وہ انہوں نے لندن سے باقاعدہ مجھے گفٹ کروائی کہ یہ وسیع اظہر کو گفٹ کرو. تو میں تو اس کو پرچیز کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا نہیں وسیع اظہر کو یہ گفٹ کی جائے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک بات اور ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ یہ جو ایک ادیب کا، مصور کا، شاعر کا، مصور کا، موسیقار کا، مصور کا، یہ جو ایک رقاص کا، مصور کا، شاعر کا، یہ ایک جو فنون لطیفہ ہیں، یہ الگ الگ کوئی بہت بڑی الگ الگ شاخیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تقریباً آپس میں بہت جڑی ہوئی، بہت ملی ہوئی ہیں. مثلا یہ کہ اگر غالب کو پینٹ کیا گیا، غالب کے اشعار کو پینٹ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں شاکر علی بھی ہیں اور چغتائی بھی ہیں، اس میں صادقین بھی ہیں اس میں، اور یہ سب کچھ جو ہے ملا جلا ہے. مصور جو ہے وہ شاعر سے انسپریشن لے رہا تھا ایک زمانے میں، اور شاعر مصور سے انسپریشن لے رہا تھا. تو یہ جو کتابوں کے ٹائٹل ہوتے ہیں یہ بڑی عام بات ہے. تو سلمان سرور کی کتاب پر آپ نے خاصی پینٹنگز بنائی، اور آپ کے انہوں نے بہت زیادہ وسیع حیدر میں بھی ٹائٹلز بنائے ہیں، ڈرائنگ جی بنائے ہیں بہت ساری پینٹنگز بھی، اور ایک پینٹنگ بھی بنائی ہیں آپ نے وہ اختر رضا سلیمی صاحب کے ناول پر. تو اس طرح جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت تو ظاہر ہے کہ چغتائی صاحب سے، شاکر علی صاحب سے، صادقین صاحب سے چلی آ رہی ہے. ان سب نے کتابوں کے ٹائٹل بنائے اور شاعروں کو مصور بھی کیا، شعروں کو. لیکن اس میں جو ہمارے جمیل نقش ہیں وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے جو ہے کتابوں کے یعنی منتخب شدہ لوگوں کے ٹائٹل. ایک بات یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شاعر جو ہے جس کا کتاب چھاپنے کی استطاعت نہ ہو، تو اب اگر عبید اللہ علیم کے علم میں کوئی بات آئی یا کوئی ایسے لوگوں کے علم میں کہ بھائی شاعر بہت اچھا ہے لیکن کتاب چھاپنے کی استطاعت نہیں ہے، تو انہوں نے بھیج دیا جمیل نقش صاحب کے پاس، ایک رقعہ لکھ کر یا فون کر دیا جو بھی ہے، اور انہوں نے جس آدمی نے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کی عزت کرتے تھے، محبتیں کرتے تھے، تو وہ اپنی پینٹنگ جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. یعنی اس پینٹنگ کو دے دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ پینٹنگ جو ہے جہاں سے بھی وہ ٹائٹل چھپے گا وہی پینٹنگ خرید بھی لے گا، وہ ساری کتاب کے اخراجات نکل آئیں گے اور اس شاعر کو وہ کتاب فری میں پڑھے گی. اور اب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ کام کیا ہوگا اور وہ پینٹنگ سنبھال کے رکھی ہوں گی، وزیر بھائی آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ان کی قیمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے خیال سے دیکھیں ایک بلینک چیک ہے، ہم کسی شاعر کا نام تو نہیں لیتے، لیکن کوئی بھی شاعر اگر آج سے 30 سال 35 سال پہلے اگر جمیل نقش صاحب کے پاس میں گیا اور اس کی کتاب کا ٹائٹل چھپ گیا اور جمیل نقش صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹائٹل لے جاؤ، یہ پینٹنگ لے جاؤ اور جا کے فلانے کو دے دینا، وہ تمہیں اتنی رقم دے دینا کہ اس کی یہ کتاب چھپ جائے گی. اگر اس نے نہیں بھی بیچی ہے تو میرے خیال سے اس میں جو ہے وہ 100 گنا کما کیا. 100 گنا وہ بالکل قیمت کہاں سے کم. تو خیر اب ہم جو ہے آخری بات آپ سے پوچھیں گے کہ جمیل نقش صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے، ان کا کام ہے اور ان کی جو بھی صورتحال
आप आगे कहाँ तक देख रहे हैं जमीन नक्श को? अब जमीन नक्श का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान की और खुसूसन इंटरनेशनल मुसव्विरी की तारीख से जो है ना, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते कभी भी। इंटरनेशनल मुसव्विरी से पाकिस्तान की तो तारीख से तो कर नहीं कर ही नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। और ये है एक बात जो जी वो मैं करना चाहूँगा कि आपने जब शायरों का और अदीबों का और इस तरह के और दूसरे मौसीकार इस तरह के लोगों की बात करी, तो मुसव्विरों का और इन लोगों का एक साथ बैठना हुआ करता था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया पार्टी हाउस में जी हाँ, बिजनेसमैन भी साथ में बैठने लगा। उस बिजनेसमैन जो तो है उसने किया था, जो है उसने गड़बड़ की, मुसव्विर को चक लिया वहाँ से, और वो चकने के बाद में उसने जो अपना काम अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में खला पैदा हो गई मुसव्विरों और शायरों और अदीबों के दरमियान में या दूसरे लोगों में, क्योंकि वहाँ से ये बहुत अहम बात की है। 2 मिनट और ले लेंगे कि ये बहुत अहम बात की है वसीर साहब ने कि देखिए जब जो है फन जो है ज़्यादा रवि के साथ, अपने तजर्बात के साथ, अपनी नमू के साथ वो बढ़ रहा होता है आगे, लेकिन जहाँ एक बिजनेस लाइन की लकीर आ जाती है जी, तो वहाँ अगर आप फन को पाबंद कर देंगे और फन जो है वो एक बिकाऊ माल की तरह हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई फन नहीं बिकता है, सारे फनून बिकते हैं, लेकिन अगर आपका जो है वो इन्फोसिस यही हो जाए कि नहीं अब ये बिकेगा तो फिर मामला चलेगा आगे, इस चीज़ ने मेरे ख्याल में मुसव्विरों को या मुसव्विरों क्या बल्कि हर फनून के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, और वहाँ से क्रिएटिविटी भी किसी हद तक डिस्टर्ब हुई उसमें। काफी। और फिर ये आर्ट गैलरीज आ गई और उसमें थर्ड मैन आ गया उसमें, और बिजनेस जो है वो अलग हो गई। लेकिन उसमें नुकसान तो एक तरह से देखा जाए तो जेन्युइन आर्टिस्टों का हुआ है। अगर कोई जेन्युइन आर्टिस्ट है ना तो नुकसान तो हुआ है यकीनन, लेकिन अगर कोई जेन्युइन आर्टिस्ट है तो वो काम तो करता रहेगा अपना, और ऐसे सूरत में कभी ना कभी जो है आज नहीं तो 50 साल बाद में उसको सराहा निकल जाएगा। और ऐसा हुआ है, तारीख हमें बताती है कि ऐसे ऐसे मुसव्विर पैदा हुए हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ भी शोहरत नहीं कमा सके, कुछ नहीं कमा सके, और बाद में जो है लोगों ने अपने घरों में झांकना शुरू कर दिया कि हमारे पास में इस आर्टिस्ट की पेंटिंग मौजूद है, अगर है तो ऐसे सूरत में हम लियोनार्डो ले लें या बड़े दुनिया भर के मुसव्विर ले लें तो वो वॉन गॉग हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि कोड़ियों के बोल भी नहीं बिकती थी पेंटिंग, लेकिन फिर जो है वो करोड़ों डॉलर्स की बिकी। तो अब हम जो है इजाज़त चाहेंगे वसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक नशीर साहब के साथ और करनी है इंशाअल्लाह ताला, और वो हम साथ हैं साथ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप वादा कर रहे हैं कि हमारे साथ होंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो जो है आप इजाज़त चाहते हैं अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। खालिद हुई और वसीर अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़।